यह कहानी आज से 10 साल पहले की है। तब मैं अपने दोस्त मनोज के साथ उसके घर जो ओडिशा के बीचों बीच बसे गांव परसौनी गया था। वहां हम कॉलेज की छुट्टी में गए थे। उसके गांव जाने के लिए हमने गाड़ी पकड़ी। मनोज रास्ते में अपने गांव के किस्से बताने लगा और किस्से सुनते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। फिर जंगलों के जिन रास्तों पर हम जा रहे थे उनकी बात बताते हुए बोला, जानते हो रवि, इस सुनसान सड़क पर शाम के वक्त कोई नहीं आता। मैंने हामी में जवाब दिया। हाँ, शाम का यह अंधेरा और यह घना जंगल, कोई भला क्यों आएगा? उसने हंसते हुए कहा, नहीं, ये रास्ता दिन के समय भी ऐसे ही सुनसान रहता है, क्योंकि यहाँ वो रहती हैं। कौन? मैंने पूछा। तभी अचानक ड्राइवर ने मनोज को डरी और सहमी आवाज में कहा कि साहब, उसका नाम मत लीजिए। रात का ये पहर इसके लिए बहुत ही ताकतवर होता है। पहले हमें सुरक्षित घर पहुंच जाने दीजिए। ड्राइवर की ऐसी हालत देख मुझे भी थोड़ा डर लगा था। उसकी बातें सुनकर मैं उन जंगलों को गौर से देखने लगा कि तभी मुझे कुछ दूर पर एक औरत की परछाई दिखी, जैसे वो किसी के आने का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखें जंगल में फैले धुंध को चीरकर हमें देख रही थी। मैं डर गया और तभी मैंने मनोज को उस औरत को दिखाने के लिए बुलाया, मगर तब तक वो औरत गायब हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद हम सही सलामत घर पहुंच गए, मगर मैं उसकी आंखों को भुला नहीं पा रहा था। मनोज ने मुझे समझाया कि मुझ पर उसकी कहानियों का असर हुआ है और वो सब मेरे मन का वहम है। मुझे भी लगा कि हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। दरअसल हम गांव मनोज के बड़े भाई सनोज की शादी में गए थे। वहां मैंने देखा कि मनोज के सभी रिश्तेदार थे, मगर उसके चाचा और चाची नहीं थे। तभी मैंने मनोज से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसके पिता और चाचा के बीच एक जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था और तभी से वो नाराज है। लेकिन शादी वाले दिन सनोज भैया की अचानक तबीयत बिगड़ी और देखते ही देखते शाम तक उनकी मृत्यु हो गई। पूरे घर में मातम छा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। मैं भी अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहा था मनोज को संतावना देकर, मगर ऐसी परिस्थिति में भी मनोज के चाचा कहीं भी दिखाई नहीं दिए। कुछ ही दिन बीते थे कि मनोज के मझले भैया भुवन की भी उसी प्रकार मृत्यु हो गई जैसे कि बड़े भाई सनोज की हुई थी। मनोज के पिताजी तो पूरी तरह से टूट गए थे। आखिर 2 जवान बेटे खोए थे उन्होंने एक ही हफ्ते में। इस बार मगर उसके चाचा आए थे। मनोज के पापा को थोड़ी राहत थी उनके आने से। फिर कुछ देर बाद किसी काम से मैं मनोज के कमरे में गया, पर मैंने कुछ अजीब सी चीज देखी। वो जंगल की परछाई मनोज के कमरे में थी। बिखरे हुए लंबे गीले बाल, बिल्कुल सफेद रंग की चमड़ी, सड़े हुए पैर और वो भयावह आंखें और मनोज के कपड़े को ऐसे सूंघ रही थी कि मानो कुछ खोज रही हो। मैं डरा हुआ उसे देख रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर मैं चिल्ला नहीं पाया। मुझसे भागा भी नहीं जा रहा था, जैसे कि मैं जम गया था वहां। तभी अचानक उसने मुझे देखा और देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी वो मुस्कुराहट आज भी सोचता हूं तो शरीर में कंपी जाग जाती है। और वो वहां से खिड़की से चली गई। मैंने तुरंत जाकर उसके घर वालों को इस बारे में बताया, पर किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं था। मगर जल्द ही वो मेरी बात मान गए जब उन्होंने जंगल की मिट्टी मनोज के कमरे में देखी। मगर गांव के लोगों के मन में अभी भी कुछ शंका थी। इसके बारे में मैंने जब मनोज से पूछा तो उसने एक कहानी सुनाई। करीब 25 साल पहले गांव में एक डायन का आतंक था। वो छोटे बच्चों का शिकार करती थी। तभी मनोज के पिताजी और चाचा जी ने एक बहुत ही सिद्ध बाबा को गांव बुलाया और उस डायन को गांव से जंगल में भगाया था। मगर बाबा ने यह चेतावनी दी थी कि यह तब तक ही जंगल में है जब तक कोई मनुष्य इसे खुद जंगल से गांव न ले आए। अब सवाल ये है कि किसी ने जानबूझकर उसे जंगल से गांव में बुलाया है या कोई और बात है। क्या दोनों भाइयों की मौत के पीछे किसी की साजिश है या एक संयोग? मगर एक बात तो है कि मनोज की जान को खतरा है उस डायन से। सबका जवाब मिलेगा दूसरे भाग में, बस थोड़ा इंतजार। गांव में अब डायन की खबर आग की तरह फैल गई। सभी गांव वालों को मालूम हो गया कि डायन का काला साया फिर से गांव की खुशियों को निगल जाएगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी।
मनोज के बड़े भाई और मझले भाई की मौत से अब मनोज की बारी थी। जब से उस डायन की मनोज के कमरे में मौजूदगी के बारे में उसके पिता को पता चला है, तब से उनका बुरा हाल है। मनोज के चाचा उन्हें साहस और सूझबूझ से काम लेने को कह रहे हैं। इसी बीच मनोज की चाची भी पूरे घर और रिश्तेदारों को संभाल रही हैं। मनोज की चाची की बात करें तो बेहद खूबसूरत, मानो जैसे कोई इंद्रलोक की अप्सरा धरती पर सबको मोहित करने आ गई हो। खूबसूरत सी आंखें जिन्हें देख ले मूरत बना दे। वो मेरी तरफ आ रही थीं। उन्होंने पूछा, बेटा चाय पिएंगे? देखने में तो हमउम्र ही थी। उनके मुंह से बेटा सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने मनोज से इनके बारे में पूछा तो उसने कहा कि चाचा की दूसरी शादी हुई थी। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने मनोज को घर से बाहर न जाने की हिदायत दी और खुद निकल आया उस डायन का रहस्य जानने के लिए। गांव पहले से ही डरा और सहमा हुआ था और ऊपर से मेरे सवाल उन्हें भविष्य में होने वाले किसी अनहोनी को संकेत दे रहे थे। किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सवालों के जवाब दे सके। शाम भी हो गई थी। मैं अब घर की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में एक बुढ़िया मिल गई जो इस वक्त अपने घर का रास्ता भूल गई थी। उसने मुझे आवाज लगाई कि तनिक उसे मैं घर पहुंचा दूं। मैं बुढ़िया को उसके घर पहुंचाने के लिए चल पड़ा। मैंने सोचा इनकी तो उम्र हो गई, इनको शायद मालूम हो, पर अम्मा कुछ न बोली। रास्ते भर मैं इनसे यही पूछता आया, पर वो मेरी बातों को नजरअंदाज करती रही। मुझे लगा कि शायद ये भी कुछ न बताए। मैं उनको उनके घर छोड़कर जैसे ही जाने लगा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तनिक भीतर तो आओ बचुआ। उन्होंने कहा कि डायन के बारे में खुलेआम बातें नहीं करनी चाहिए, वो इन हवाओं के जरिए सब सुनती है। अब बताओ क्या जानना है तुम्हें? मैंने बोला, अम्मा उस डायन के बारे में सब कुछ जानना है, मगर शुरुआत से। आखिर ये शुरू कब और क्यों हुआ, जहां मैं गांव के दूसरे हिस्से में उस डायन की कहानी सुन रहा था। वहीं मनोज के घर सब चिंतित थे कि मनोज को उसका साये से कैसे बचाए। तभी मनोज के पिताजी और चाचा जी ने ड्राइवर के साथ उन अघोरी बाबा के पास जाने का फैसला किया, मगर मनोज के पिताजी ने अपना फैसला बदला और चाचा जी को ले जाने से मना कर दिया और कहा कि अब मनोज की सुरक्षा उनके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। मनोज के चाचा जी ने भी उनकी इस बात पर भरोसा दिलाया कि अब मनोज की चिंता वो उन पर छोड़ दें और जल्दी से उन बाबा को लेकर गांव आ जाए। भरोसा पाते ही मनोज के पिताजी ड्राइवर के साथ बाबा को लेने के लिए निकल गए। बुढ़िया ने कहा कि क्या जानना चाहते हो बचुआ? मैंने कहा, सब कुछ, जो भी मैं उस डायन के बारे में जान सकता हूँ। ये गांव डरता है उससे, इसीलिए कोई मुझे उसके बारे में नहीं बता रहा। बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, क्या ही कर सकते हैं ये गांव वाले, ये मुर्दे हैं सब। पहले भी इन्होंने कुछ नहीं बोला था और अब भी नहीं बोलेंगे। मैंने पूछा कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, थोड़ा शुरू से बताइए कि क्या हुआ था। बुढ़िया जमीन पर बैठ गई और मुझे भी बैठने को कहा। मैं बुढ़िया के बगल में ही बैठ उसकी कहानी सुनने को आतुर हो रहा था। बुढ़िया ने कहानी शुरू की। वो बोली कि करीब 30 साल पहले इस गांव में एक बानी नाम की औरत थी जो बच्चियों को कढ़ाई का काम सिखाती थी। उसे बच्चों से बहुत लगाव था, मगर कुदरत का खेल देखो, 5 साल में एक बच्चा भी न हुआ। उस बेचारी को गांव समाज तो छोड़ो, उसका पति, उसका जेठ सभी ताना मारते, उसे बांझ कहते, उसे दुत्कारते थे। वो बेचारी रोती भी तो किसके सामने, ऐसे में उसे सहारा मिला। आसाम के एक छोटे से गांव मायोंग से आया निडीर, जो मजदूर था, और उसकी बेटी बीना, जो बानी के पास ही कढ़ाई का काम सीखती थी। उसकी माँ तो उसके पैदा होते ही गुजर गई थी और निडीर को भी बानी पसंद थी। दोनों चोरी चुपके मिलने लगे और एक रात को उन्होंने गांव छोड़कर भागने का निर्णय किया। मगर किसी से मोहब्बत करो तो जग जाहिर हो जाता है, और फिर बानी के पति को इस बात की भनक हो गई। बीच में टोकते हुए मैंने बोला, फिर क्या हुआ, दोनों भाग गए या नहीं? इधर मैं बुढ़िया अम्मा की कहानी में खोसा गया और उधर मनोज के पिताजी उन बाबा को बुलाने के लिए निकल गए थे। रात के उस अंधेरे में मनोज के पिताजी ने एक प्रकार का जोखिम लिया था, पर अम्मा कुछ न बोली। रास्ते भर मैं इनसे यही पूछता आया, पर वो मेरी बातों को नजरअंदाज करती रही।
मुझे लगा कि शायद ये भी कुछ न बताए। मैं उनको उनके घर छोड़कर जैसे ही जाने लगा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तनिक भीतर तो आओ बचुआ। उन्होंने कहा कि डायन के बारे में खुलेआम बातें नहीं करनी चाहिए, वो इन हवाओं के जरिए सब सुनती है। अब बताओ क्या जानना है तुम्हें? मैंने बोला, अम्मा, उस डायन के बारे में सब कुछ जानना है, मगर शुरुआत से। आखिर ये शुरू कब और क्यों हुआ, जहां मैं गांव के दूसरे हिस्से में उस डायन की कहानी सुन रहा था। वहीं मनोज के घर सब चिंतित थे कि मनोज को उसका साये से कैसे बचाए। तभी मनोज के पिताजी और चाचा जी ने ड्राइवर के साथ उन अघोरी बाबा के पास जाने का फैसला किया, मगर मनोज के पिताजी ने अपना फैसला बदला और चाचा जी को ले जाने से मना कर दिया और कहा कि अब मनोज की सुरक्षा उनके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। मनोज के चाचा जी ने भी उनकी इस बात पर भरोसा दिलाया कि अब मनोज की चिंता वो उन पर छोड़ दें और जल्दी से उन बाबा को लेकर गांव आ जाए। भरोसा पाते ही मनोज के पिताजी ड्राइवर के साथ बाबा को लेने के लिए निकल गए। बुढ़िया ने कहा कि क्या जानना चाहते हो बचुआ? मैंने कहा, सब कुछ, जो भी मैं उस डायन के बारे में जान सकता हूँ। ये गांव डरता है उससे, इसीलिए कोई मुझे उसके बारे में नहीं बता रहा। बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, क्या ही कर सकते हैं ये गांव वाले, ये मुर्दे हैं सब। पहले भी इन्होंने कुछ नहीं बोला था और अब भी नहीं बोलेंगे। मैंने पूछा कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, थोड़ा शुरू से बताइए कि क्या हुआ था। बुढ़िया जमीन पर बैठ गई और मुझे भी बैठने को कहा। मैं बुढ़िया के बगल में ही बैठ उसकी कहानी सुनने को आतुर हो रहा था। बुढ़िया ने कहानी शुरू की। वो बोली कि करीब 30 साल पहले इस गांव में एक बानी नाम की औरत थी जो बच्चियों को कढ़ाई का काम सिखाती थी। उसे बच्चों से बहुत लगाव था, मगर कुदरत का खेल देखो, 5 साल में एक बच्चा भी न हुआ। उस बेचारी को गांव समाज तो छोड़ो, उसका पति, उसका जेठ सभी ताना मारते, उसे बांझ कहते, उसे दुत्कारते थे। वो बेचारी रोती भी तो किसके सामने, ऐसे में उसे सहारा मिला। आसाम के एक छोटे से गांव मायोंग से आया निडीर, जो मजदूर था, और उसकी बेटी बीना, जो बानी के पास ही कढ़ाई का काम सीखती थी। उसकी माँ तो उसके पैदा होते ही गुजर गई थी और निडीर को भी बानी पसंद थी। दोनों चोरी चुपके मिलने लगे और एक रात को उन्होंने गांव छोड़कर भागने का निर्णय किया। मगर किसी से मोहब्बत करो तो जग जाहिर हो जाता है, और फिर बानी के पति को इस बात की भनक हो गई। बीच में टोकते हुए मैंने बोला, फिर क्या हुआ, दोनों भाग गए या नहीं? इधर मैं बुढ़िया अम्मा की कहानी में खोसा गया और उधर मनोज के पिताजी उन बाबा को बुलाने के लिए निकल गए थे। रात के उस अंधेरे में मनोज के पिताजी ने एक प्रकार का जोखिम लिया था। गाड़ी का ड्राइवर जंगल से जल्दी निकलने के लिए गाड़ी बहुत तेज चला रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक जलती हुई औरत आ गई कि तभी ड्राइवर ने गाड़ी को मोड़कर गाड़ी रोकनी चाहिए, मगर तभी गाड़ी का हादसा हो गया। तभी उनकी गाड़ी के पास वो ही जंगल की परछाई आई। इधर मैं बानी की कहानी में खोया था और वहां पर वो डायन मनोज के पिताजी को उठा ले गई अपने साथ। मैंने उन बुढ़िया से दोबारा पूछा कि क्या वो दोनों भाग गए? नहीं, वो भाग नहीं पाए, बुढ़िया ने कहा। बानी के ससुराल वालों को इसकी भनक हो गई थी और उन्होंने बानी को एक कमरे में कैद कर लिया। उसे उसका पति और जेठ दोनों मिलकर खूब पिटते थे और मारते थे। एक दिन बीना को बानी की खूब याद आई और वो बानी से मिलने के लिए चोरी चुपके निकल गई। इधर बीना घर से निकली कि बानी के जेठ ने निडिर के घर अपने आदमी भिजवाकर उसे पहले पिटवाया। उन्होंने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया और फिर बाद में उसी के साथ उसके घर को जलवा दिया उसने। उसे लगा कि उसकी बेटी भी इस आग में झुलस गई होगी, मगर वो तो बानी से मिलने के लिए निकल गई थी। इधर बानी का पति भी उसे उसकी गलतियों के लिए पीट रहा था और यह सब दृश्य बीना उसके कमरे के खुली खिड़कियों से देख रही थी। एक बात बताऊं तुझे मायोंग गांव की? मैंने उत्सुकता से बोला। हाँ बताइए। मायोंग गांव को काले जादू की नगरी कहते हैं। वहां छोटे बच्चों को भी काले जादू की समझ है? मैंने पूछा। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बुढ़िया ने कहा कि होना क्या था, अब कि जैसे ही बानी के पति ने उस पर हाथ उठाया, बीना ने अपना आपा खो दिया और अचानक से बानी के पति का हाथ हवा में रुक गया और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गया।
बीना ने अपनी शक्तियों से बानी के पति का आधा शरीर लकवाग्रस्त कर दिया। बानी बीना के इन शक्तियों से अनजान न थी। उसे इसके बारे में निडेर ने पहले बताया था, लेकिन वो अभी अपनी शक्तियों में परिपक्व नहीं है। मगर गांव में अब यह हल्ला हो गया कि बानी एक डायन है जिसने अपने ही पति को काले जादू से अपंग कर दिया। गांव में बानी के जेठ ने उसे जिंदा जलाकर मारने का प्रस्ताव रखा और गांव में कोई भी मना नहीं कर पाया। फिर वो दिन भी आया जब बानी को जिंदा जलाने के लिए लोग हाथों में मशाल लिए जा रहे थे। बीना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाह रही थी, मगर नहीं हो पाया और बानी के जेठ ने उसे पूरे गांव के सामने जला दिया। बानी आग की जलन से चिखती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी का भी दिल नहीं पसीजा। कुछ देर बाद उसकी चीखें सिसकियों में बदल गई और कुछ देर बाद वो खामोश हो गई। दूर से खड़ी बीना यह सब देख स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, मगर एक बदले की भावना थी। और जानते हो रवि, वहीं बीना ही असली डायन है। मैंने बुढ़िया से पूछा कि आपको इतना कैसे मालूम, और वो मेरे दोस्त के परिवार वालों से क्यों बदला ले रही हैं? क्योंकि बानी को जिंदा जलाने वाला उसका जेठ और कोई नहीं, तुम्हारे दोस्त मनोज के पिताजी ही हैं, और पति उसके चाचा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने पूछा कि कैसे यकीन करूं आपका? उसने बोला, क्योंकि बानी मैं ही हूं। मेरा सर चकराने लगा कि एक औरत जो मुश्किल से मुझसे 2 फुट पर बैठी है, वो खुद को मरा हुआ बता रही है। मेरे शरीर में एक कंपकंपी सी छुट गई। बानी ने कहा कि बीना के रास्ते में आने की गलती मत करना, नहीं तो तुम भी पछताओगे। इतना कहते ही वो हवा की तरह मेरे शरीर से होकर निकल गई। मैं पीछे मुड़ा उसे देखने के लिए, मगर तब तक वो जा चुकी थी। और जो घर कुछ देर पहले आबाद था, वो जला हुआ एक उजड़ा घर था। यह निडिर का घर था। उसके घर में बहुत तलाशी के बाद मुझे किस्मत से निडिर, उसकी पत्नी और बीना की एक तस्वीर मिली जो उसने अपने बक्से में रखा था। वो तस्वीर देखकर मुझे सब साफ हो गया और मैं समझ गया कि मेरा दोस्त एक बड़े संकट में है और उसकी मदद के लिए मैं उसके घर की तरफ निकल गया। रवि तेज कदमों से मनोज के घर की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि उसे इस बात की खबर हो गई थी कि मनोज को जान को वाकई खतरा है। बानी की कही हुई एक एक बात उसे याद आ रही थी कि बीना अब किसको नहीं छोड़ेगी। मनोज के घर पहुंचते ही रवि मनोज के पास उसकी सलामती देखने पहुंचा। मैंने मनोज को जगाकर पूछा कि घर के बाकी लोग कहाँ हैं। उसने बताया कि पिताजी ड्राइवर के साथ उस बाबा को बुलाने गए थे और मेरे देखरेख के लिए चाचा और चाची को बोला है। हम चाचा के कमरे में गए तो वहां सिर्फ चाचा ही थे। हमने उनको साथ लिया और बाबा के पास जाने के लिए निकल गए, मगर रास्ते में हमें मनोज के पिताजी की गाड़ी मिली। उसने ड्राइवर बेहोश पड़ा हुआ था, मगर मनोज के पिताजी कहीं नजर नहीं आए। हम समझ गया कि डायन उन्हें उठाकर ले गई हैं। मैंने चाचा जी को बोला कि आप ड्राइवर को अपने साथ ले जाइए और उसे अस्पताल में भर्ती कराकर उन बाबा को यहाँ लेते आइएगा। उस डायन को आज ही खत्म किया जाएगा। चाचा ड्राइवर को साथ में बैठाकर दूसरी गाड़ी में निकल गए। मैं और मनोज अंकल जी को जंगल में खोजने लगे। उसी बीच मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी कि आखिर ये सब क्या और क्यों हो रहा है। सच्चाई सुनकर मनोज को बहुत बुरा लगा। वो रोने लगा कि जिनको वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान समझता था, वो उसके पापा, उन्होंने इतना घटिया काम किया है, मगर पिता भी तो अपने थे। उसने बोला कि उनको बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना पड़े तो भी करूंगा। मुझे अपने दोस्त पर गर्व था। आधी रात हो चुकी थी और न जाने क्यों चांद धीरे धीरे लाल हो रहा था, जैसे कि किसी ने खून चढ़ाया हो उस पर। ये सब देखकर हम दोनों थोड़ा डर गए थे, मगर हमने अपनी खोज जारी रखी। थोड़े देर बाद हम जंगल के बीचों बीच में पहुंच गए। वहां हमें अजीब सा अशोक का पेड़ मिला। बाहर से तो बहुत मोटी खाल मगर खोखला था। उस पेड़ के तने के पास एक बिल बना हुआ था, मगर वो बिल बहुत ही मोटा था, जिसमें कोई भी आदमी आसानी से चला जाए। बचपन में सुना था कि पेड़ों में बिल बनाकर परियां रहती हैं, मगर जो मैंने देखा वो तो कोई डायन थी। हम दोनों अपनी जान बचाकर एक झाड़ियों के पीछे छुप गए और उस डायन के जाने का इंतजार करने लगे। वो डायन बिल में से निकली और चारों ओर देखने लगी। उसे शायद हमारे होने का अंदाजा हो गया था। कुछ देर वो रुकी,
फिर वो चली गई। उसके जाने के बाद हम भी जंगल से घर की तरफ भागे और चाचा का इंतजार करने लगे। लगभग आधे घंटे बाद चाचा उन बाबा को लेते आए। बाबा बहुत ही तेजस्वी लग रहे थे। उनके माथे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की रात चंद्र ग्रहण है और ये चंद्र ग्रहण 580 सालों में एक बार आता है। उस डायन के लिए आज की रात के कुछ घंटे जब तक चंद्र ग्रहण है तब तक मनोज की जान को खतरा है। लेकिन बुरी बात यह है कि चंद्र ग्रहण खत्म होने में अभी भी 3 घंटे बाकी हैं और उसी के बाद हम पूजा शुरू करेंगे और उस डायन को खत्म करेंगे। मैंने बीच में टोकते हुए बोला कि बाबा, हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि हम जानते हैं वो डायन कौन है और जंगल में कहाँ रहती है। सभी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि वो कौन है। मैंने कहा, वो डायन इसी गांव की है। चाचा ने गुस्से भरी आवाज में कहा, बताओ कौन है वो, अभी उसे बीच गांव में जिंदा जला देंगे। मैंने कहा, ठीक वैसे ही जैसे अपनी पहली पत्नी को आपने जलाया था। इस बात पर वो शर्म के साथ चुप हो गए। मैंने बताया कि उसका असली नाम बीना है और दूसरा नाम लाडो, आपकी दूसरी पत्नी। सभी चौंक गए, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। चाचा ने मेरा गिरेबान पकड़ा और घर से बाहर निकाला और ये बोला कि क्या सबूत है मेरे पास। मैंने बोला कि आपका अपंग होना आप जानते हैं कि किसी डायन ने किया था और कोई भी किसी डायन के काले जादू को तोड़ नहीं सकता सिवाय कोई बाबा या डायन के। आपको आपकी दूसरी पत्नी बीना उर्फ लाडो ने ठीक किया क्योंकि काला जादू उन्हीं का था। बीना निडीर की बेटी है और उनके बचपन की फोटो मैंने निडीर के घर में देखी है। लाडो जी का चेहरा बीना से बहुत मेल खाता है। हम बात कर ही रहे थे कि कमरे से लाडो चाची निकली। उनके निकलते ही सब कोई उन्हें डर कर देखने लगा। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम सबको पता चल गया? चाचा ने पूछा कि क्या रवि सही बोल रहा है, क्या तुम्ही ने सनोज और भुवन को मारा है? और मेरा बड़े भैया कहाँ है? मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा डायन। इतना कहते ही वो बीना की ओर उसे मारने के लिए बढ़े कि इतने में बीना ने उनको पकड़ा और उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। बाबा ने मुझे इशारा किया कि मैं मनोज को घर के अंदर बने मंदिर में ले जाऊं। इधर बाबा ने एक पोटली में से राख निकाली और बीना पर फेंक दिया। बीना उसकी जलन से तिलमिला उठी और मेरे पर झपटा मारा। मैंने उसके आंखों में बदले की आग देखी, तड़प देखी। उसकी आंखें मेरे से मदद मांग रही हो जैसे, मगर कैसे मैं उसे अपने दोस्त को सौंप। तभी बाबा ने दोबारा उस धूनी को बीना पर फेंका और वो जंगल की तरफ भाग गई। बाबा ने कहा कि आज की रात वो अपनी आखिरी बलि मनोज की देकर अपने माँ बाप को दोबारा जिंदा करेगी। अब चंद्र ग्रहण खत्म होने में केवल आधा घंटा बचा था। तभी बाबा ने अपने चारों ओर आटे का घेरा बनाया और उस घेरे के अंदर मनोज और मेरे को रहने को बोला। उन्होंने बोला कि किसी भी हाल में उस घेरे के अंदर से निकलना नहीं है। इतना कहकर बाबा ध्यान में लीन होकर मंत्र पढ़ने लगे। इधर चंद्र ग्रहण खत्म होने वाला था और बीना हर वो काम कर रही थी कि जिससे मनोज घेरे से बाहर आ जाए, पर हम दोनों बाबा के कथानुसार उसी घेरे में बैठे थे। तभी हमें मनोज के पिताजी की आवाज सुनाई दी। वो मनोज की मदद के लिए उसे आवाज लगा रहे थे। मनोज एकदम से उठा और उस आवाज के पीछे भागा। वो घेरे के बाहर भागा। मैं भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागा। तभी बीना ने एक नौखिला भाला मनोज की मृत्यु के लिए उस पर चलाया, मगर चाचा ने बीच में कूदकर मनोज की जान बचा ली और कहा कि उन्हें और अपने पिताजी को माफ करना, ये मुसीबत उन्हीं के वजह से आई है। मनोज उन्हें एकटक देखता रहा। तभी मैं तुरंत मनोज का हाथ पकड़कर उसे घेरे के अंदर लेते आया। अब चंद्र ग्रहण खत्म होने ही वाला था और उधर बीना की आस। बाबा ने अब अपनी आंखें खोली और एक मंत्र पढ़कर उन्होंने अग्निकुंड में वही भभूति फूंक दी और हम सभी जंगल के बीचों बीच उसी अशोक के पेड़ के पास आ गए। बाबा ने बोला कि इस पेड़ की गहराई में ही इस मसले का हल है। चंद्र ग्रहण अब खत्म हुआ और बीना एकदम से पागल हो गई। उसने अपनी शक्तियों से आंधी का झोंका उठा दिया। हम सभी एक दूसरे से अलग हो गए, मगर हम सभी को एक दूसरे की आवाज आ रही थी और साथ ही साथ उस डायन की। वो हंस रही थी और उसने कहा कि अब हम सभी को वो खत्म कर देगी। इतना कहकर उसने बाबा को पकड़ लिया। मैं समझ गया था कि मेरी मृत्यु अब नजदीक है, मगर मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि एक आखिरी कोशिश
अपने दोस्त को बचाने की। इधर वो बाबा का गला दबा रही थी और मैंने हवन कुंड में से एक आग की लकड़ी उठाई और उस पेड़ को खोजने लगा उन आंधियों में। और किस्मत शायद मेरे साथ थी कि मुझे वो पेड़ मिल गया। मैं उस पेड़ के बिल में से घुसकर नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि निडीर और बानी की आधी जली और सड़ी लाश नीचे थी। और फिर मैंने वो किया जिससे ये सब शुरू हुआ था। मैं ऊपर गया और मैंने देखा कि बाबा ने उसे अपने मंत्र से काबू कर लिया है। मैंने बोला कि बाबा, इस पेड़ के नीचे इसके माँ और पिताजी की लाश है। इस पेड़ को जलाकर इस कहानी को खत्म करते हैं। बाबा ने इसकी इजाजत दे दी। बीना चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखा और माँ काली का नाम लेते हुए वो जलती हुई लकड़ी को उस पेड़ पर फेंक दिया। वो बाबा की कैद से खुद को आजाद की और जलते हुए उस पेड़ में समा गई। और इस तरह से मेरा दोस्त उस डायन के बदले से बच गया। आज 10 साल हो गए इस घटना को। मैं इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी मेरे दोस्त मनोज का फोन आया और उसने कहा कि यार रवि, जानते हो ना, आज के ही दिन मैंने अपने पिताजी को खोया था 10 साल पहले, मगर आज वो वापस आए हैं। उनको उतना कुछ तो याद नहीं है, बस गांव का नाम ही याद था। तो एक महिला उन्हें यहाँ तक ले आई है। पिताजी की देखभाल अब वही करेंगी। और जानते हो इनका नाम क्या है? बीना। आह, साली हरामजादी, एक मोटे आदमी ने अपनी भारी स्वर में चिल्लाकर कहा। क्या हुआ, काट लिया क्या? ऑपरेशन रूम से बाहर खड़े दूसरे आदमी ने पूछा। उस पहले वाले आदमी ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, कुतिये ने गर्दन पे इंजेक्शन मार दिया, ब्लड आ रहा है। अच्छा, तो छटपटा रही है हमारी डॉक्टरनी, चल जल्दी कर, हमको भी ब्लड निकालना है। यह कहकर वहां खड़े बाकी लोग भी तेज आवाज में खिलखिलाकर हंस पड़े। वह लड़की दुबली पतली और उम्र से नवबालिग थी, जो रोते छटपटाते दर्द से चीख रही थी और बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी, रवि, रवि ऐसा मत होने दो, आई लव यू, प्लीज मुझे जाने दो, रवि, माँ। वर्तमान समय, पूनम का चांद बिल्कुल सर के पीछे था। रात की दूसरी पहर चंद्रशेखर एक लेडीज साइकिल लिए उसे घोड़े की रफ्तार में भगाते हुए एक अनजान कच्चे रास्ते पे था। वह इतनी तेजी से साइकिल चलाए जा रहा था कि हवा का शोर जंगली जानवरों के चीखों से भी तेज था। तभी उसे रास्ते के बीचों बीच अचानक ही एक बड़ा खजूर के पेड़ गिरा हुआ दिखा। चंद्रशेखर ने झट से ब्रेक लगाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा आसपास एक अजीब सा धुआं छाया हुआ है और उस धुएं में कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा। कुत्तों और लोमड़ियों की आवाजों के साथ साथ किसी के पायल की आवाज उसके कानों से टकरा रही थी। कहीं से एक नशीली सुगंध उसके सांसों में घुलने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगी और देखते ही देखते वह बेहोश हो गया। आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। चंद्रशेखर एक अनजान गांव में था। गला प्यास से सूखा जा रहा था। गिरने के कारण घुटनों पर से जिन्स फट चुकी थी और गहरी खरोच भी आई थी, जहां काफी दर्द था। वह साइकिल चलाने में खुद को असमर्थ पाकर उसे वहीं खजूर के पेड़ के पास गिरा हुआ छोड़ लड़खड़ाते हुए पैरों से गांव के भीतर बढ़ने लगा। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसने इधर उधर नजर डाली। आसपास के घर बहुत ही बुरे हालात में थे। ऐसा लग रहा था मानो सालों से यहाँ कोई नहीं रहता हो। वह जोर आवाज में चिल्लाने लगा, कोई है यहाँ? ये कौन सा गांव है? लेकिन कहीं से भी किसी की आवाज तक नहीं आ रही थी। चलते चलते उसकी नजर एक कुएं पे पड़ी। आंखों को मानो अमृत दिख गया हो। थोड़ी तेजी से चलते हुए वह कुएं के पास गया। देखा रस्सी से बंधी हुई एक पीतल की बाल्टी पास ही रखी है, जिसमें पानी पहले से ही भरा हुआ था। मुंह लगाकर 7-8 घूंट पीने के बाद थोड़ी छींटे आंखों पर मारकर वह चैन की सांस भरने लगा। मुंह पहुंचते हुए वह मन ही मन सोचने लगा, अगर कुएं के पास भरी हुई बाल्टी रखी है तो गांव में कोई न कोई तो जरूर रहता होगा। वह कुएं से थोड़ा दूर आ चुका था। तभी सोचते सोचते अचानक ही उसके मन में अभी देखी हुए कुएं की एक छवि झलक उठी। वह पीछे मुड़ा और दोबारा कुएं की तरफ बढ़ने लगा। कुएं के पास आते ही एक अजीब सी घबराहट मन को घेरने लगी। कुएं के भीतर झांकने में उसके हाथ कांपने लगे।
फिर भी थोड़ी हिम्मत करते हुए वह अंदर झांका। चंद्रशेखर की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कुआं पूरी तरह सूखा हुआ था। पिछली रात की घटना के बाद चंद्रशेखर पहले से ही डरा हुआ था और अब इस भयानक कुएं को देखकर वह और भी ज्यादा डर गया। लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए वह गांव से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी किसी के चीखों ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। आवाज किसी लड़की की थी। आवाज का पीछा करते हुए वह एक सूखे पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा, जहां उसने देखा एक लड़की पेड़ से बंधी हुई थी, जो चीख चीख कर उसे खोलने के लिए कह रही थी। चंद्रशेखर काफी देर उसे वैसे ही देखता रहा। लड़की जींस और टी शर्ट में थी। यह देखकर ही पता चल रहा था यह शहर से बिलोंग करती है। चंद्रशेखर ने आवाज लगाते हुए कहा, कौन हो तुम? लड़की ने उसकी तरफ गर्दन घुमाते हुए चिल्लाकर जवाब दिया, आर यू मैड? खोलने के बाद भी तो यह सवाल पूछ सकते हो। प्लीज खोलो यार। चंद्रशेखर ने भारीपन आवाज के साथ कहा, देखो, कल रात से मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। मेरे लिए जानना जरूरी है कि तुम कौन हो। अजीबोगरीब चीजें मेरे साथ भी हो रही हैं यार। हम तो पेट्रोल ढूंढते हुए आए थे यहाँ, फिर विलेजर्स ने हमें पकड़ लिया, मुझे यहाँ बांध दिया और मेरे बॉयफ्रेंड को पता नहीं कहाँ लेकर चले गए। मैं कल रात से यहाँ बंधी हुई हूँ, लड़की ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। लड़की की बातें सुनने के बाद चंद्रशेखर आगे बढ़कर उसे पेड़ से खोल दिया और पूछने लगा, तुम कहाँ से हो और तुम लोग किस रास्ते से यहाँ आए थे? लड़की सांसें भरती हुई जवाब दी, गांव के दूसरी ओर से, मैं रांची से हूँ। माई नेम इज लीना। मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं भी रांची से ही हूँ, चंद्रशेखर ने जवाब दिया। आगे उसने कहा, तुम कह रही थी गांव वाले तुम्हारे दोस्त को पकड़कर ले गए हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा गांव ही खाली दिखाई दे रहा है। कैसे ढूंढेंगे उसे और निकलेंगे भी तो कहाँ से? मैं काफी देर से इधर उधर भटक रहा हूँ, बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। लीना बोली, पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मेरा सर बहुत दुख रहा है, मुझे प्यास लगी है, पहले पानी ढूंढते हैं। चंद्रशेखर ने बात काटते हुए कहा, इस गांव का पानी ना पियो तो ही अच्छा। ये गांव मुझे भूतिया लग रहा है। पता है, मैंने एक कुएं से पानी पिया, मुंह धोया, लेकिन जब दोबारा कुएं में झांका तो पूरा का पूरा कुआं ही सूखा हुआ था। थोड़ी मजाकिया अंदाज में लीना पूछ पड़ी, सूखे कुएं से तुमने पानी निकाला? सीरियसली? चंद्रशेखर उसकी ओर देखने लगा। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। कल डिलीवरी करने के लिए मैं एक हॉस्पिटल पे पहुंचा था, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मेरी बाइक वहीं खराब हो गई और वहां आसपास कोई ठीक करने वाला भी नहीं। हॉस्पिटल के डॉक्टर जिनकी डिलीवरी मैं करने गया था, वह बहुत अच्छे व्यवहार के थे। उन्होंने हॉस्पिटल के चपरासी को मेरा बाइक लेकर बनवाने के लिए भेज दिया और मुझे बरामदे के चेयर पर बैठ जाने के लिए कहा। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और जब उठा तो देखा रात हो चुकी थी। हॉस्पिटल में काफी अंधेरा था, एक भी बत्ती नहीं जल रही थी। मैंने डॉक्टर्स और नर्स को आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। ना डॉक्टर ना कोई मरीज, पूरा का पूरा हॉस्पिटल खाली था। अंधेरे के कारण ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चांदनी रात में मैं इतना जरूर समझ पा रहा था कि यह वह हॉस्पिटल नहीं है जो मैंने दिन में देखा था, क्योंकि यह बहुत ही बदतर हालत में पड़ा हुआ लग रहा था। लीना बोली, ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? चंद्रशेखर आगे बोला, मैंने जेब से अपना मोबाइल निकाला, फोन की बैटरी भी 0% थी। मैं काफी डर गया। वहां पास में एक साइकिल रखी दिखी। मैंने अपना पार्सल बैग वहीं छोड़कर उस साइकिल को लेकर वहां से निकल आना ही सही समझा। अंधेरे के कारण रास्ता भी बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, फिर भी मैं तेज रफ्तार से चल रहा था। फिर पता नहीं कैसे मेरे आगे खजूर के 2 पेड़ आ गिरे। मैंने ब्रेक मारा और साइकिल के साथ वहीं गिर पड़ा। शायद मैं बेहोश हो गया था। फिर मुझे कुछ याद नहीं, मैं इस गांव में कब आया, कैसे आया, कुछ भी नहीं। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मैं इस गांव में था। लीना खामोशी से सिर्फ सुनते हुए उसके साथ आगे बढ़ रही थी। चंद्रशेखर ने उससे पूछा, तुम्हें गांव वालों ने क्यों बांधा? लीना बोली, आई डोंट नो। हमारी कार में पेट्रोल कम था। हम कोई पेट्रोल पंप या कोई ऐसा दुकान ढूंढ रहे थे जहां पेट्रोल मिलता हो। शाम हो चुकी थी और ढूंढते हुए रास्ता भटक कर यहाँ आ पहुंचे। कल यहाँ बहुत से लोग थे, कुछ लोग बकरी ले जा रहे थे। उनसे हमने दुकान के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बल्कि जबरदस्ती हमें कार से उतारकर रवि को पकड़कर खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगे।
मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो कुछ औरतों ने मुझे उस पेड़ से बांध दिया और सब के सब चले गए। पूरी रात मैं वहां बंधी रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने जवाब भी नहीं दिया। अब मैं नहीं जानती कि रवि को कहाँ ढूंढूं और यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। दोनों कुएं के पास आ गए थे। चंद्रशेखर धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ रहा था, लीना भी उसके पीछे पीछे। तभी पीछे से कहीं से कार की आवाज सुनाई पड़ी। दोनों आवाज का पीछा करते हुए चौराहे के पास आ गए, जहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था और साथ ही उसमें अनगिनत जलते हुए नरकंकालों से धुआं उठ उठकर पूरे गांव में फैल रहा था। ऐसा डरावना मंजर की आत्मा तक कांप उठे। लीना के हाथ पैर थरथराने लगे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से भाग निकले। दोनों पागलों की तरह सिर्फ भाग रहे थे। दोनों ही बिल्कुल खामोश थे। पेट में दौड़ते चूहों के अलावा पूरे गांव में कहीं कोई शोर नहीं था। चंद्रशेखर के घुटनों के घाव में काफी दर्द हो रहा था। बहुत देर तक दोनों भटकने के बाद एक टूटे फूटे मकान के पास बैठ गए। लीना के आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहने लगी, मैं अपने घर से भाग रही थी, जल्द ही हम शादी करने वाले थे। जवाब में चंद्रशेखर बिल्कुल चुप रहा। चंद्रशेखर के जांघों पर हाथ रखते हुए लीना ने कहा, थैंक गॉड कि तुम आ गए, वरना मैं नहीं जानती थी कि मैं अभी क्या कर रही होती। चंद्रशेखर उसके हाथों को हटाते हुए बोलता है, मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन हिम्मत रखो, वह मिल जाएगा। दोपहर हो चुकी थी, हवा में गर्मी थी। चंद्रशेखर ने पूछा, मैंने तो अपना फोन कल रात को ही खो दिया है, लेकिन तुम्हारे पास तो फोन होना चाहिए ना। लीना ने अपने जेब में हाथ डालकर कहा, नहीं है, शायद कार में होगा। चंद्रशेखर झट से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, हमने इतनी देर से लगभग पूरा गांव घूम डाला, लेकिन कहीं भी तुम लोगों का कार हमें नहीं दिखा। लीना बोली, मुझे नहीं पता विलेजर्स ने कार के साथ क्या किया। चंद्रशेखर बोला, ये गांव एक भूल भुलैया जैसा है। तुमने ध्यान दिया यहाँ के सारे घर कितने बुरे हालात में हैं? लगता ही नहीं कोई रहता भी होगा। चंद्रशेखर को घुटने पर लगे चोट पर फूंक मारता हुआ देख लीना अपने जेब से रुमाल निकालकर उसके घुटनों पर बांधने लगी। लीना चंद्रशेखर के आंखों में आंखें गड़ाई बैठी थी। चंद्रशेखर नजर घुमाते हुए उसे थैंक्स कहा। रुमाल से एक अनोखी सी महक आ रही थी। उसे ये खुशबू काफी जानी पहचानी लगने लगी, लेकिन ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसने वहां से उठकर चले जाना ही सही समझा। दोनों फिर से साथ चलने लगे। बाहर निकलने के रास्ते के साथ साथ दोनों अब कार और कुछ खाने का भी सामान ढूंढ रहे थे। कहीं कुछ नहीं मिला सिवाय एक बड़े पेड़ के। इस गांव का कुछ भी खाने पीने से वे बचना चाहते थे, लेकिन भूख डर पे हावी था। दोनों ने पत्थर मारकर बेर गिराए और खाने लगे और खाकर उस बेर के पेड़ की छाव में ही बैठ गए। चंद्रशेखर की आंखों से नींद उड़ी हुई थी, लेकिन लीना उसके कंधे पर सर रखकर सो गई। चंद्रशेखर मुस्कुराते हुए सोई हुई लीना के चेहरे की ओर देखने लगा। चेहरा बिल्कुल किसी बच्चे की तरह ही मासूम था। रो रो कर आंखों का काजल धुल चुका था। आंखों के चारों ओर हल्के काले गोले निशान थे, जो शायद थकान और नींद ना पूरी होने के कारण थे। उसके घुंघराले बाल रह रहकर हवा से लहराकर चेहरे पर आ रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर ने अपना मर्यादा रखते हुए उसे वहां से नहीं हटाया। सूरज अब ढलने को था। लीना के आंख खोलते ही चंद्रशेखर ने पूछा, गांव वाले सिर्फ रवि को ही क्यों पकड़ कर ले गए, जबकि वे चाहते तो तुम दोनों को साथ ले जा सकते थे। लीना बोली, आई डोंट नो। लीना कुछ और बोलने ही जा रही थी कि अचानक उन्हें कार के हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ी। दोनों अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। वो आवाज बहुत ही पास से ही कहीं से आ रही थी। दोनों आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़े और देखा कार सामने ही खड़ी थी। कार से धुआं निकल रहा था। वह बहुत ही बुरे हालात में थी। देखकर पता चल रहा था कि इसे तोड़ फोड़ कर जलाया गया है। वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि यह कार अचानक कहां से आ गई, जबकि थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं था। वे दोनों आपस में इस विषय में बात करने लगे। इतने में कहीं से बकरियों की आवाज आने लगी। दोनों मुड़कर देखे तो दो छोटे बच्चे जो कि चरवाहे थे, बकरियां चरा कर वापस लौट रहे थे। उन्हें देख चंद्रशेखर के अंदर जान में जान आ गई। उसने उन दोनों बच्चों को रोककर कुछ पूछना चाहा, लेकिन लड़कों ने कुछ भी जवाब ना देते हुए सिर्फ उसके चेहरे को घूर घूर कर देख बकरियों के साथ आगे बढ़ गए। लीना बोली, देखा, कल भी सभी लोग ऐसे ही बिहेव कर रहे थे। मैं सबसे चीख चीख कर रवि को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रही थी,
लेकिन कोई भी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। लीना की बात पूरी खत्म भी नहीं हुई थी कि आसपास लोगों की चहल पहल सुनाई देने लगी और देखते ही देखते पल के झपकते ही गांव का नज़ारा पूरी तरह बदल गया। जो घर थोड़ी देर पहले टूटे फूटे नजर आ रहे थे वे अब बहुत ही अच्छे हालात में दिखाई देने लगे। औरतें घूंघट में थी, कुछ सर पे लकड़ी के ढेर ले जा रही थी तो कुछ कमर और सिर पे मटकी लेकर पानी भरने जा रही थी। इसके साथ ही कुछ बच्चे लट्टू घुमा रहे थे तो कुछ बच्चियां लुका छुपी खेलते हुए दिखाई दे रही थी। लीना और चंद्रशेखर दोनों वहां से आगे बढ़े तो देखा एक बड़े से नीम के नीचे हाट बैठी थी। कहीं सब्जियां बिक रही थी तो कहीं तले हुए पकोड़े और भुजिया, तो कहीं मिट्टी के बर्तन और खिलौने बिक रहे थे तो कहीं लोहे के औजार। एक जगह जड़ी बूटी की बिक्री हो रही थी। वहां से लगभग 6-7 साल का एक लड़का भाग कर आया और चंद्रशेखर से कहने लगा, तेरे पैर में चोट लगी है, मेरे बाबा से इलाज करा ले, दर्द छूते ही ठीक हो जाएगा। चंद्रशेखर ने हल्की आवाज में कहा, भाई ये कौन सा गांव है और गांव से बाहर जाने का रास्ता किस तरफ है? लड़का जवाब देने ही वाला था, इतने में वहां एक हट्टी कट्टी नाटी कद की बुजुर्ग महिला एक हाथ में मोटी लाठी और एक हाथ में कोई नुकीला औजार लिए उनके आगे आकर खड़ी हो गई और भारी आवाज में लीना की ओर देखकर कहने लगी, क्यों रे लड़की, कल तुझे जिंदा छोड़ दिया तो तू आज एक और आशिक ले आई। जानती है क्या हुआ तेरे पहले आशिक के साथ? यह सुनकर लीना अपना आपा खो बैठी और इंग्लिश में कुछ बड़बड़ाते हुए उस औरत की ओर झपटने के लिए गई, लेकिन चंद्रशेखर ने उसे पकड़ते हुए चुप कराया और उस औरत से कहने लगा, देखिए हमें जाने दीजिए, हम इस गांव और आप लोगों के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। पास खड़ी एक और महिला ठहाके में हंसते हुए कहने लगी, गलती कर दी है आप लोगों ने इस गांव में आकर, हमारे मर्द लोगों को पता चल गया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लीना की तरफ देखकर उस नाटी कद की औरत ने कहा, गर्मी ना दिखा लड़की, जान बचानी है तो भाग जा। लड़की है इसलिए तुझे कल छोड़ दिए, वरना इस गांव में आने वाला कोई भी जिंदा वापस नहीं जाता। तेरा आशिक भी कल मारा गया। लीना के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। चंद्रशेखर ने उसका कंधा पकड़कर उसे संभालते हुए औरतों से कहा, लेकिन हम जाएंगे कहां से? हम दिन में पूरा गांव घूम डाले, बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। औरत ने चांद की ओर उंगली दिखाई और खामोश होकर वहां से दोनों चली गई। लीना खिसियाते हुए बोली, तुमने मुझे क्यों रोका? गला दबाकर उन्हें जान से मार देती। चंद्रशेखर बोला, और फिर हम भी रवि की तरह ही मारे जाते। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? या अपने बॉयफ्रेंड के सदमे में वो भी खो दिया है? थोड़ा चुप होकर उसने आगे कहा, वो दोनों हमारे भले के लिए ही कह रही थी, चाहती तो लोगों को बुला सकती थी। लीना बोली, लेकिन वो चांद की ओर इशारा क्यों कर रहे थे? तभी चंद्रशेखर को कुछ सूझा। वह उत्साही होकर कहने लगा, कल जब मैं यहाँ आया था तब चांद बिल्कुल सर के पीछे था, यानी कि अगर हम आज चांद की तरफ आगे बढ़े तो शायद हमें रास्ता मिल सकता है। लीना बोली, लेकिन उस औरत ने यह भी कहा कि अगर हम पकड़े गए तो मारे जा सकते हैं। चंद्रशेखर बोला, सच कह रही हो तुम, मैं अब समझ गया। यह गांव सिर्फ रात में ही एग्जिस्ट करता है। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो रात को ही निकल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से चुपचाप और बहुत सावधानी से निकलना होगा। लीना बोली, हमारे कपड़ों से कोई भी हमें बहुत ही आसानी से पहचान लेगा, क्या हमें कपड़े बदलने चाहिए? चंद्रशेखर बोला, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन हम पहनेंगे क्या? लीना ने एक घर की ओर इशारा किया। उस घर के आगे रस्सी पर घर वालों के कपड़े टंगे थे। दोनों ने उसे चुराने का फैसला किया। लीना एक बैलगाड़ी के पीछे छिप गई और चंद्रशेखर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उन कपड़ों की ओर बढ़ा। उसने वहां से चुपचाप एक साड़ी और धोती उठा ली और बैलगाड़ी की ओर हल्के कदमों से बढ़ने लगा। चंद्रशेखर लीना तक पहुंचने ही वाला था। इतने में चंद्रशेखर कुछ कुत्तों की नजरों में आ गया। कुत्ते उन्हें देख जोर जोर से भौंकने लगे। कुत्तों की आवाज ने आसपास खड़े गांव वासियों का ध्यान खींचा और लीना व चंद्रशेखर दोनों ही गांव वालों की नजरों में आ गए। दोनों अब एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगे। उनके पीछे पीछे कुछ गांववासी और वो कुत्ते भी। वो दोनों चांद की उल्टी दिशा में भाग रहे थे। दौड़ते हुए दोनों एक 2 मंजिला मकान के पास आ खड़े हुए। मकान के चारों ओर ईंटों की बाउंड्री बनी हुई थी। दोनों हाफने लगे। भागते हुए चुराए हुए कपड़े भी गिर गए थे। दोनों को बचने का एक ही उपाय नजर आया और दोनों पास के बाउंड्री को फांद कर अंदर चले गए। अंदर से वे बाहर के लोगों की बातें साफ साफ सुन पा रहे थे।
कोई कह रहा था किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो कोई बाकियों को आसपास अच्छी तरह खोजने के लिए कह रहा था। लीना बोली, अब हम क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे? चंद्रशेखर बोला, हम चांद की उल्टी दिशा में भाग रहे थे, यानी कि हम और भी दूर आ चुके हैं। लीना बोली, क्यों ना हम इस घर के अंदर जाएं? कल रात से पानी का एक बूंद भी नहीं पिया है, मैं बहुत वीकनेस फील कर रही हूँ। चंद्रशेखर बोला, यहाँ से निकलना है तो जाना तो पड़ेगा ही, घर के अंदर जाकर ही देखते हैं। दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाकर पीछे के दरवाजे से घर के अंदर चले गए। घर में सभी तरफ दिए और लालटेन जल रहे थे। घर काफी बड़ा था। लीना को एक टेबल पे मिट्टी की मटकी दिखी। दोनों ने बारी बारी उससे पानी पीकर गला ठंडा किया। उन्हें सीढ़ियों में कुछ कपड़े भी रखे दिखे। दोनों एक दूसरे की ओर देख राहत भरी मुस्कान मुस्कुराकर धीरे धीरे सीढ़ी में चढ़कर उन कपड़ों को उतारने लगे। इतने में कहीं से पायल की छन छन की आवाज सुनाई पड़ी और वही पहचानी सी खुशबू बहकर चंद्रशेखर के सांसों में घुलने लगी। और पीछे से आवाज आई, ऐसे बिना बताए कुछ लेना चोरी होता है। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। हाथ में लालटेन लिए सलवार और दुपट्टे से चेहरा ढकी हुई एक जवान लड़की खड़ी थी। लीना और चंद्रशेखर दोनों घबरा गए। वे दोनों कुछ बोल पाते इससे पहले ही लड़की ने हंसते हुए कहा, घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चंद्रशेखर कांपते हुए आवाज में बोला, हमें इस गांव से बाहर जाना है। लड़की ने कहा, मैं जानती हूँ, मैं यह भी जानती हूँ पूरे गांव वाले अपना काम धंधा छोड़ अभी सिर्फ तुम दोनों को ही ढूंढ रहे हैं। मेरे बाबा भी लाठी लेकर थोड़ी देर पहले ही निकल गए हैं। लीना और चंद्रशेखर एक दूसरे की ओर देखने लगे। लड़की ने आगे कहा, आओ इधर आओ, इस गांव में आने वाला आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं गया। ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ते। मैं मदद कर सकती हूँ निकलने में। तुम लोगों ने जो कपड़े उठाए हैं वो पहन लो, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। फुसफुसाते हुए चंद्रशेखर ने कहा, लीना हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें जल्दी से इस घर से निकलना होगा। लीना हाँ में जवाब देते हुए जींस टी शर्ट के ऊपर ही साड़ी पहन ली और चंद्रशेखर ने भी धोती और सर पर पगड़ी पहन ली। इतने में वह लड़की हाथ में कुछ लिए हुए उनके आगे आकर खड़ी हो गई। चंद्रशेखर बोला, देखिए बहन, हमें भूख नहीं है, सिर्फ प्यास थी, वो हमने बुझा ली। आप सिर्फ हमें यहाँ से बाहर जाने में मदद कर दो। लड़की ने जवाब दिया, तुम दोनों मेरे साथ आओ, मेरे बाबा गांव के सरपंच हैं, मेरे साथ रहोगे तो किसी को शक नहीं होगा। वे दोनों उसके साथ ही चलने लगे। चलते चलते लड़की ने धीमी आवाज में कहा, अब तक तुम दोनों यह तो समझ ही गए होगे कि यह गांव साधारण नहीं है, लेकिन घबराओ मत, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें कुछ ना हो। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा, अगर तुम यहाँ से सही सलामत निकल पाए तो बाहर जाकर कभी किसी से इस गांव के बारे में या यहाँ घटी घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। दोनों ने हामी भरी। चलते चलते चंद्रशेखर उसे लड़की के पाँव में बजने वाली पायल को एक मन से सुन रहा था। एक अद्भुत आवाज थी उस पायल में। ध्यान से सुनने पर मालूम चल रहा था कि आवाज साधारण पायल की तरह नहीं थी, बल्कि किसी दर्द भरे संगीत के ताल सी थी, जिसे उसने पहले भी कहीं सुना था। आसपास के लोग अब भी दोनों को ढूंढ रहे थे। उन सब के बीच से चलकर तीनों धीरे धीरे चांद की ओर बढ़ रहे थे। लीना और चंद्रशेखर दोनों आगे थे और वह लड़की उनके पीछे पीछे चल रही थी। चलते चलते वे तीनों उसी पीपल के पेड़ के पास आ गए थे जहां लीना को बांधा गया था। लड़की अब मुस्कुराते हुए बोली, बस मैं यहीं तक आ सकती थी, अब आगे का सफर तुम दोनों को ही तय करना है। यहाँ से आगे जाओगे तो एक पुराना शिव मंदिर मिलेगा, मंदिर के पास से ही गांव से बाहर जाने का रास्ता नजर आ जाएगा। लड़की की बात सुन लीना और चंद्रशेखर दोनों ही उसकी ओर मुड़े और उसे देखकर बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गए। वहां कोई भी नहीं था, मानो वह गायब ही हो चुकी थी। लीना आवाज लगाने लगी, लेकिन लड़की का कहीं से कोई जवाब नहीं आया। चंद्रशेखर ने लीना का हाथ पकड़ा और आगे चलने को कहा, लेकिन तभी पीछे से एक गांव वाले की नजर दोनों पे पड़ी। वह आदमी उनकी ओर दौड़ते हुए जोर जोर से चिल्लाकर बाकी गांव वालों को बुलाने लगा। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंदिर की दिशा में भागने लगे। चंद्रशेखर लीना का हाथ पकड़कर दौड़ने लगा। गांव वाले भी पीछे पीछे लाठी कुदाल हथौड़ा लेकर दौड़ पड़े। दोनों आंखें मूंद कर बस आगे की ओर दौड़ रहे थे। गांव वाले भी चिल्लाते हुए पीछे पीछे आ रहे थे। किसी ने चिल्लाकर कहा, सारे लोग मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। गांव की लड़की से खेलने का अंजाम सारे शहर वाले भुगतेंगे। दौड़ते हुए दोनों कुएं के पास से गुजर रहे थे।
वहां कुछ औरतों के साथ वही नाटी कद वाली औरत भी पानी भर रही थी। दोनों को गांव से भागता हुआ देख वे औरतें भी उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ने लगी कि इतने में उस नाटी कद वाली औरत ने भारी आवाज में कहा, रुको तुम सब, कोई नहीं पकड़ेगा उन्हें। बाकी औरतों ने कहा, लेकिन क्यों सरपंच जी, वो भाग जाएगा। औरत ने जवाब दिया, देख नहीं रही हो, उस लड़की ने मेरी छबीली का साड़ी पहन रखा है। मेरी छबीली भी यही चाहती है कि ये दोनों गांव से बाहर जाएं। इन मर्दों को करने दो इनके मन का, तुम लोग यहीं रुको। औरतें वहीं रुक गई। वो दोनों दौड़ते हुए खजूर के पेड़ वाली जगह पर पहुंच चुके थे। वहां चंद्रशेखर को जमीन पर साइकिल पड़ा हुआ मिला। उसने साइकिल उठाई और लीना को पीछे बैठाकर अपनी पूरी ताकत से चलाने लगा। साइकिल ने स्पीड पकड़ ली। दोनों तेज हाफ रहे थे। इतने में किसी ने पीछे से एक लाठी फेंक कर मारा, जो कि साइकिल के बिल्कुल चक्के में जाकर लगी। दोनों साइकिल से गिर गए और वहीं गांव वालों के द्वारा पकड़ लिए गए। गांव के ठीक बीचों बीच चौराहे पर एक बड़े से खूंटे पर दोनों को बांधकर लटकाया गया। एक हाथ में एक बहुत मोटी लाठी और दूसरे हाथ में मशाल लेकर बड़ी बड़ी सफेद मूछों वाला गांव का सरपंच उनके आगे आकर खड़ा हुआ और गुस्से भरे आवाज में कहने लगा, नहीं भाग पाओगे, ये मौत का गांव है, यहाँ से जिंदा नहीं भाग पाओगे। क्या पगड़ी पहनकर तुम गांव के बन जाओगे? मूर्ख हो, देखो उधर, आज तक कोई नहीं भाग पाया है। यह कहकर सरपंच ने पास के गड्ढे की तरफ मशाल दिखाई। दोनों ने फिर से गड्ढे में जलते इंसानी कंकालों को देखा। गांव वाले सभी अपने अपने मशाल के साथ दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगे। तभी पीछे से उस घूंघट वाली औरत ने आवाज दी, रुकिए सभी। गांव वाले रुक गए। सरपंच पीछे मुड़कर कहने लगे, क्या हुआ छबीली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, इस लड़के को छोड़ दो बाबा, इसने मुझे बहन कहा है और इसके आंखों में मैंने सच्चाई देखी है। अगर आज हमने इसे मार दिया तो हम हर उस मर्द को मार देंगे जिसके मन में आज भी औरतों के लिए सम्मान है, सच्चा प्यार है, इसलिए इसे छोड़ दो। उसके कहने पर सरपंच ने चंद्रशेखर को छोड़ने का इशारा किया। गांव वालों ने उसके हाथ और पैरों से रस्सी खोल दी। वह लड़की चंद्रशेखर का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले जाने लगी। चंद्रशेखर ने एक नजर लीना की तरफ देखा और चुपचाप बिना कुछ कहे लड़की के साथ चलने लगा। चलते चलते दोनों शिव मंदिर के पास आ चुके थे। लड़की ने उंगली से रास्ता दिखाते हुए कहा, जाओ, चले जाओ, दोबारा कभी मत लौटना। 2 कदम चलने के बाद चंद्रशेखर रुक गया और कांपते स्वर में कहने लगा, नहीं, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता। लीना वहां मुसीबत में है, उन्हें ऐसे अकेले छोड़ मैं नहीं जा पाऊंगा। वह लड़की अब गुस्सैल आवाज में कह पड़ी, अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? कौन लगती है वो तुम्हारी? मरने दो उसे। वैसे भी वह घर से भागकर पहले ही खुदकुशी के रास्ते पर चल चुकी है। चंद्रशेखर बोला, कुछ नहीं लगती है वो, फिर भी मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ, कुछ पल के लिए मैं समझ नहीं पा रहा था क्या सही है और क्या नहीं, लेकिन अब मैंने सोच लिया है, अगर जान जानी है तो जाए, लेकिन उन्हें छोड़ मैं नहीं जाऊंगा। यह कहकर चंद्रशेखर वापस गांव की तरफ कदम बढ़ाने लगा। सोच लो, इस बार गए तो जिंदा वापस नहीं लौटोगे और ना ही मैं बचाने आऊंगी। लड़की ने कहा, कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं लीना जी को ऐसे मरते हुए छोड़कर भाग नहीं सकता। यह कहकर चंद्रशेखर मुड़कर वापस जाने ही वाला था कि पीछे से एक पतली आवाज में लड़की ने कहा, रुको चंद्रशेखर, लीना तो बहुत पहले ही मर चुकी है, उसे तुम अब नहीं बचा पाओगे। यह लीना की ही आवाज थी। चंद्रशेखर वापस पीछे मुड़ा। लड़की ने अब धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। यह देखकर चंद्रशेखर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां लीना ही खड़ी थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। चंद्रशेखर कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ा और बड़बड़ाते हुए कुछ कहने की कोशिश करने लगा। लीना मुस्कुराते हुए कह पड़ी, माफ करना चंद्रशेखर, बस छोटा सा नाटक था। क्यों, ये सब क्यों? यह कहते हुए चंद्रशेखर के आंखों में आंसू थे। लीना बोली, यही सवाल हम औरत भी पूछना चाहते हैं सारे मर्दों से, क्यों? जानते हो, कभी मैं अपने गांव की सबसे होनहार छात्रा हुआ करती थी। बोर्ड में मैंने स्टेट में 6वां स्थान हासिल किया था। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे गांव में एक अस्पताल बने ताकि मेरे गांव वालों के इलाज के लिए दूर शहर ना जाना पड़े। स्कॉलरशिप से रांची के एक अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। मैं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन बदकिस्मती की मुझे वहां के एक लड़के से प्यार हो गया। उसके प्यार में मैं इतनी अंधी हो गई कि कभी समझ ही नहीं पाई कि उसे बस मेरा शरीर चाहिए था, मैं नहीं। मैं उसे अपना मानकर अपना शरीर देती ही गई। लेकिन होलिका दहन की रात उसने मुझे पास के ही एक गांव में बुलाया। उस समय वहां एक नया अस्पताल बना था।
उसने कहा कुछ डॉक्टर्स और राजनेता मिलकर मेरे गांव में भी अस्पताल बनवाना चाहते हैं, जो मुझसे अभी मिलना चाहते हैं। माँ बाबा ने बहुत मना किया, छबीली इतनी रात को मत जा, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर मैं उस रात हॉस्पिटल में गई और उस हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम में 5 डॉक्टर और 3 नेताओं ने मिलकर मेरा रेप किया। वह धोखेबाज रूम के बाहर खड़ा पैसे गिन रहा था। मैं उसका नाम लेकर चिल्ला रही थी। उसने मेरी ओर देखा तक नहीं। मैंने उन जानवरों से खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार हार गई। रेप करने के बाद वे लोग एक कार से मुझे बेहोशी की हालत में ही गांव तक ले आए और मुझे पीपल के पेड़ पे बांधकर एक कागज के साथ संदेश छोड़ गए कि फिर कभी इस गांव से कोई लड़की बाहर पढ़ने नहीं जानी चाहिए। उन्होंने सोचा शायद ये बेचारे गांव वाले क्या ही कर लेंगे, लेकिन मेरे गांव वाले चुप रहने या कानून के सहारे चलने वालों में से नहीं थे। गुस्साए गांव वालों ने उसी रात मिलकर पूरे के पूरे हॉस्पिटल पर आग लगा दी। वे जानते थे इतनी बड़ी घटना के बाद सरकार चुप नहीं बैठेगी, पूरे गांव पर कार्रवाई होगी, पुलिस कोर्ट खबरों में मेरी इज्जत उछाली जाएगी। इसलिए मेरे बाबा ने निर्णय लिया कि हम सब होलिका में कूदकर अपनी जान दे देंगे और गांव वालों ने भी बिना आह भरे उनके फैसलों को स्वीकार किया। उसी रात गांव के चौराहे पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया, जहां एक विशाल होलिका बनाई गई और एक एक कर मैं, मेरा परिवार और फिर सारे गांव वाले अपने अपने बच्चे और अपने मेवाशियों के साथ कूद गए। मरते हुए बुजुर्गों ने श्राप दिया, इस गांव तक कभी कोई नहीं पहुंच पाएगा, अगर पहुंचा तो वापस लौटकर नहीं जा पाएगा। राजनैतिक ताकतों ने इतनी बड़ी घटना को ऐसे छिपा दिया जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। बहुत से लोग आए इस गांव के बारे में जानने के लिए, लेकिन वे किसी को कुछ बताने के लिए कभी वापस लौटे ही नहीं। चंद्रशेखर बिल्कुल चुप खड़ा होकर सुने जा रहा था। लीना ने आगे कहा, कितना अजीब है ना, जलने के बाद हॉस्पिटल दोबारा बनकर खड़ा हो गया, लेकिन यह गांव दोबारा कभी नहीं बसा, या शायद हमने कभी इसे बसने ही नहीं दिया। मरने के बाद हमें मुक्ति नहीं मिली। हम गांववासी हर रात को जाग उठते हैं, जैसे जीवन पहले जीते थे अब भी ठीक वैसे ही जीते हैं। और चंद्रशेखर, तुम भी हमें ऐसे ही जीने देना। तुम पर मैंने विश्वास किया है। इस घटना के बारे में या इस गांव के बारे में कभी किसी को पता चलने मत देना। लेकिन मैं ही क्यों? चंद्रशेखर ने पूछा। लीना ने हंसकर जवाब दिया, तुम में मैंने अच्छाई देखी है, तुम्हारे चरित्र से गंदगी की बू नहीं आई। क्या इतना काफी नहीं तुम्हारी जान बचाए रखने के लिए? चंद्रशेखर के होठों पर मुस्कान थी। मंदिर की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसने कहा, उस धोखेबाज का नाम क्या था? लीना ने दबी आवाज में कहा, रविंद्र आहूजा। मैं उसे रवि कहती थी। चंद्रशेखर के मन में अब कोई सवाल नहीं था। वह धीरे धीरे गांव से बाहर जाने के रास्ते पर था। रात अपनी आखिरी पहर पे थी। पायल की आवाज अब धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। खुशबू भी दूर होने लगी थी कि तभी चंद्रशेखर के मन में रविंद्र आहूजा का नाम झलक उठा। उसने मुड़कर लीना की ओर देखा। आसपास फिर से धुआं छा गया। लीना का चेहरा धुंधला पड़ता गया और देखते ही देखते चंद्रशेखर वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आंख खुली तो चंद्रशेखर ने अपने सामने अपनी माँ और ऑफिस के इंचार्ज को पाया। वह अपने साधारण कपड़ों में ही था। जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी करने आया था वह उसी हॉस्पिटल में लेटा था। सामने डॉक्टर निडल में इंजेक्शन भरता हुआ उससे कह रहा था, क्यों भाई, बाइक बनवाने तक तो रुक लेते, कहाँ चले गए थे? यह वही डॉक्टर था जिसकी डिलीवरी लेकर चंद्रशेखर इस हॉस्पिटल तक आया था। चंद्रशेखर की मां ने उत्तर दिया, इसे बचपन से ही कभी कभी नींद में चलने की बीमारी है डॉक्टर साहब। भला हो उस आदमी का जिसने इसे सही सलामत रास्ते से उठाकर इसे अस्पताल तक ले आया। पास के टेबल पर ही चंद्रशेखर का मोबाइल रखा था। उसने अपना मोबाइल उठाया और पिछले दिन का डिलीवरी रन शीट चेक करने लगा। उसने अपना आखिरी कस्टमर चेक किया, नाम था रविंद्र आहूजा। चंद्रशेखर ने बाहें चढ़ाकर डॉक्टर रविंद्र आहूजा की तरफ देखा और फिर घुटनों पर बंधे हुए लीना के रुमाल पर आंखें गड़ाते हुए मन ही मन मुस्कुराने लगा। चंद्रशेखर अब पूरी तरह यह समझ चुका था कि वह पिछली रात उस गांव तक आखिर क्यों पहुंचा था और क्यों लीना ने उसे ही गांव वालों से बचाकर अपना सच बताया। क्योंकि चंद्रशेखर ही अब वह आदमी था जो लीना और गांव वालों को इंसाफ दिला सकता था। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।